सब्सक्राइब कीजिए चैंपियनशिप चैनल को और विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं से संबंधित अपडेट के लिए घंटी के निशान पर क्लिक करें। वेलकम टू चैंपियनशिप चैनल। आज हम पार्ट 2 देखेंगे क्लास 12 का, ठीक है, केमिस्ट्री का, रसायन विज्ञान। ठीक, तो इस 12th क्लास के रसायन विज्ञान में ठोस अवस्था वाला चैप्टर यहाँ पे चल रहा है। तो ठोस अवस्था वाले चैप्टर में जो है लास्ट क्लास में, लास्ट वीडियो में यहाँ तक कंप्लीट करा दिया था, ठीक है। और पिछली वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पे क्लिक करके आप देख सकते हैं, ठीक है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं यहाँ से ज़्यादा देर ना करते हुए, ठीक। तो और ये वीडियो जो है सभी स्टूडेंट तक शेयर ज़रूर करें, अपने साथियों तक, ठीक है। तो ये सभी के लिए हेल्पफुल होगा, ठीक। तो यहाँ पे क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय ठोसों के मध्य विभेद देखते हैं सबसे पहले, ठीक है। तो इन दोनों के बीच क्या अंतर होता है, क्रिस्टलीय ठोसों और अक्रिस्टलीय, ठीक है, क्रिस्टलाइन सॉलिड एंड अमोर्फस सॉलिड। तो अंतर देखते हैं यहाँ पे। सबसे पहले हम आकार की बात अगर करें क्रिस्टलीय ठोसों के और अक्रिस्टलीय ठोसों के, ठीक है, तो आकार जो है निश्चित होता है, निश्चित अभिलक्षणिक ज्यामितीय आकार, ठीक है। और जबकि अक्रिस्टलीय ठोसों का आकार अनिश्चित होता है, ठीक है। उसके बाद गलनांक की हम बात करते हैं, तो इनका जो गलनांक है क्रिस्टलीय ठोसों का वो निश्चित होता है, और कुछ इनका पर्टिकुलर टेम्परेचर होता है, अभिलक्षणिक ताप पर पिघलते हैं, ठीक है। ये सब मैं डिटेल में एक्सप्लेन कर चुका हूँ, यहाँ पे एक्सप्लेन दोबारा नहीं करूँगा। पिछली वीडियो में आप देख लीजिएगा एक्सप्लेनेशन इन सब का, ठीक है। तो मैं कर चुका हूँ, ठीक। तो आप देख सकते हैं ताप एक परास में धीरे धीरे, ताप के एक परास में धीरे धीरे नरम पड़ता है, ठीक है, एक परास के बाद, ठीक। उसके बाद विदलन गुण देखते हैं। विदलन मतलब, विदलन का मतलब होता है अलग होना, ठीक है। जैसे कि तेज धार वाले औजार से काटने पर यह दो टुकड़ों में विभक्त हो जाता है, ठीक है। और नई जनित सतहें सपाट और चिकनी होती हैं, यानी कि जैसे मैंने बताया था पिछली वीडियो में, कोई बॉक्स है, अगर सपोज क्रिस्टलीय है, तो अगर हम उसको काटेंगे या तोड़ेंगे तो ये बिल्कुल सपाट एक बराबर प्लेन में ऐसे इस तरीके से कटेगा, टूटेगा, ठीक है। जबकि जो अक्रिस्टलीय ठोस है वो तेज धार वाले औजार से काटने पर जो है इस तरीके से नहीं कटता है, ठीक है। ये कटता है, यह अनियमित सतहों वाले दो टुकड़ों में कट जाता है, ठीक है। जो सतह जो है इनकी नियमित नहीं होती, जैसे कांच है, कांच को अगर हम काटते हैं या तोड़ते हैं तो एकदम प्लेन नहीं कटता, टूटता है, थोड़े थोड़े थोड़े, जैसे हम अगर काट रहे हैं उसको तो उसका किनारे भी थोड़ा कट जाता है, ठीक है, हल्के फुल्के कट भी जाते हैं। अब तो जैसे पत्थर अगर किसी ने मार दिया तो उसमें जो है कई सारी दरारें बन जाती हैं, यानी कि टूटता है तो वो कोई नियमित सतहों के साथ नहीं टूटता है, अनियमित टूटता है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्या है, यहाँ पे गलन एंथैल्पी, इनकी गलन एंथैल्पी निश्चित होती है, ठीक है, और इनकी निश्चित नहीं होती है, यानी कि अनिश्चित होती है, ठीक है, गलने की जो एंथैल्पी है, ठीक है। और दैशिकता, दैशिकता यानी कि ये विषम दैशिक प्रकृति के होता है क्रिस्टलीय ठोस, ठीक है, मैं बता चुका हूँ विषम दैशिक प्रकृति। कुछ इनके जो है भौतिक कुछ गुण हैं, ठीक है, उनमें परिवर्तन दिखता है, ठीक है, विषम दैशिक प्रकृति में। पिछली वीडियो में क्लियर हो जाएगा, वो देख लीजिएगा। उसके बाद अगला इसमें क्या, क्रिस्टलीय ठोस समदैशिक प्रकृति के होते हैं, ठीक है। और जो क्रिस्टलीय ठोस हैं उनकी प्रकृति ये वास्तविक ठोस होते हैं, ठीक है। लेकिन ये अक्रिस्टलीय ठोस जो है वास्तविक ठोस नहीं होते हैं, या आभासिक ठोस होते हैं, या फिर अतिशीतित द्रव बोल सकते हैं, स्यूडो सॉलिड या सुपर कूल्ड लिक्विड बोल सकते हैं हम इसको, ठीक है। उसके बाद है अवयवी कणों की व्यवस्था में जो क्रम है, ठीक है, यानी कि क्रिस्टलीय ठोसों में दीर्घ परासी व्यवस्था होती है और अक्रिस्टलीय ठोस में केवल लघु परासी व्यवस्था होती है, ठीक है। यानी कि जो पैटर्न जो होता है कणों की व्यवस्था का वो निश्चित निश्चित और नियमित होता है, लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता है। क्लियर है ना बात, ये भी बता चुका हूँ मैं, ये आप देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद यहाँ पे कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं, पार्टनर्स प्रश्न, ठीक है, इनको आप सॉल्व करिएगा अपने तरीके से, ठीक है।
हम आगे बढ़ते हैं। अगर किसी को कोई दिक्कत आए तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकता है, वहाँ पे मैं बता दूंगा। ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ते हैं यहाँ पे क्रिस्टलीय ठोसों का वर्गीकरण। तो वर्गीकरण की बात करते हैं, यहाँ पे क्रिस्टलीय ठोस के बारे में हम पढ़ते हैं। ठीक है, तो देख लेते हैं वर्गीकरण क्या है। अब पदार्थ अक्रिस्टलीय के बारे में हम जान चुके हैं। ठीक है, कि ये जो है उनमें लघु परासी व्यवस्था होती है, एक क्लियर है। लेकिन कुछ ठोस जो है क्रिस्टलीय प्रकृति के भी होते हैं, ये भी क्लियर है। ठीक है, जैसे सभी धात्विक तत्व जैसे लोहा, तांबा, चांदी, अधात्विक तत्व जैसे सल्फर, फास्फोरस और आयोडीन, एंड यौगिक जैसे सोडियम क्लोराइड, जिंक सल्फाइड और नेप्थलीन, ये सारे क्या हैं? क्रिस्टलीय ठोस हैं। ठीक है, तो अब क्रिस्टलीय ठोसों को विभिन्न प्रकार से वर्गीकृत किया जा सकता है। अब देखते हैं यहाँ पे किस तरीके से वर्गीकृत किया गया है। ठीक है, उद्देश्य पर निर्भर करते हुए विधि। ठीक है, अब देखते हैं कैसे। यहाँ हम क्रिस्टलीय ठोसों को अंतरा आणविक बलों की प्रकृति के आधार पर, ठीक है, किसके आधार पर? अंतरा आणविक बलों की। अभी नोट नहीं करना है, बताऊंगा। हेडिंग लिख सकते हैं क्रिस्टलीय ठोसों का वर्गीकरण। ठीक है, क्रिस्टलीय ठोसों को अंतरा आणविक बलों की प्रकृति के आधार पर अथवा आबंधों के आधार पर वर्गीकृत करेंगे। ठीक है, यानी कि अब हम लिख सकते हैं, हमें मिल गया यहाँ पे मेन जो है टॉपिक, इसका सब टॉपिक। ठीक है, तो इसमें लिख सकते हैं अंतरा आणविक बलों की प्रकृति अथवा आबंधों के आधार पर क्रिस्टलीय ठोसों का वर्गीकरण निम्न प्रकार है। ठीक है, तो अब यहाँ पे तीन प्रकार के दिख रहे हैं यहाँ पे हमें। ठीक है, इसमें कौन कौन से बल लगते हैं? 4 प्रकार के। ठीक, तो जो बल हैं, ठीक है, आबंध हैं, उन कौन कौन से आबंधों के आधार पर इनको वर्गीकृत किया जाता है? यानी कि जैसे कि वॉन डर वाल्स बल लगता है, आयनिक आबंध, सहसंयोजक आबंध और धात्विक आबंध। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे बढ़ते हैं आगे। ठीक है, आणविक ठोस की बात करते हैं। सबसे पहला जो इसमें ठोस है, तो ये मतलब इस आधार पर जो है क्रिस्टलीय ठोसों को 4 संवर्गों में वर्गीकृत किया जा सकता है। ठीक है, आणविक ठोस, आयनिक ठोस, धात्विक ठोस, सहसंयोजक ठोस। ठीक है, क्लियर है ना? यानी कि जो आणविक ठोस होंगे उनके बीच में वान डर वाल्स बल कार्य करता है। जो आयनिक ठोस होंगे आयनिक आबंध उसमें होगा, और जो धात्विक ठोस होंगे उसमें जो है सहसंयोजक, नहीं, धात्विक ठोस में जो है धात्विक आबंध होता है। ठीक है, तो इसी तरीके से जो है सहसंयोजक ठोस जो होता है उनमें सहसंयोजक आबंध होता है। ठीक है, इनको नेटवर्क सॉलिड भी बोलते हैं, हम आगे पढ़ेंगे इसके बारे में। ठीक है, तो आणविक ठोस, आणविक ठोस की बात करते हैं हम सबसे पहले यहाँ पे। तो हेडिंग लिख सकते हैं आणविक ठोस। ठीक है, तो आणविक ठोसों के अवयवी कण अणु होते हैं। ठीक है, ये इसकी डेफिनेशन हो गई। और इन्हें निम्नलिखित संवर्गों में और अधिक प्रविभाजित किया गया। ठीक है, ये भी अलग अलग प्रकार के होते हैं। ठीक है, 2 प्रकार के यहाँ पे हम अभी हमें दिख रहे हैं। ठीक है, 3 प्रकार के होते हैं टोटल। ठीक, तो यहाँ पे पहला जो है अध्रुवीय आणविक ठोस है। ठीक है, तो अध्रुवीय आणविक ठोस क्या होता है? इसके अंतर्गत वे ठोस आते हैं जो या तो परमाणुओं से बने होते हैं, ठीक है, या तो परमाणुओं से, उदाहरणार्थ निम्न ताप पर ऑर्गन और हीलियम, अथवा अध्रुवीय सहसंयोजक बंधों से बने अणुओं से। अच्छा, इसमें हम मेन चीज देखेंगे कि इसके अंतर्गत वे ठोस आते हैं जो परमाणुओं से बने होते हैं, इसको लिख लीजिएगा। ठीक है, या फिर कैसे आर्गन या हीलियम जैसे अध्रुवीय सहसंयोजक बंधों से बने अणुओं के द्वारा बने होते हैं। ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल, उदाहरण देख लेते हैं, निम्न ताप पर H2, Cl2 और I2 द्वारा बने होते हैं। ठीक है, इसमें इतना ही नोट करना है। अब आगे बढ़ते हैं हम। ध्रुवीय आणविक ठोस, ध्रुवीय आणविक ठोस में क्या है? अब यहाँ पे ध्रुवीय आणविक ठोस के एग्जाम्पल दिए हुए हैं HCl और SO2। ठीक है, तो अब इसमें क्या होता है? ध्रुवीय सहसंयोजक आबंधों से बंधे होता है। ठीक है, और ऐसे ठोसों में जो अणु होते हैं वो अपेक्षाकृत प्रबल
द्विध्रुव त्रिध्रुव अन्योन्य क्रियाओं में एक दूसरे के साथ बंधे होते हैं। ठीक है, तो ये पॉइंट भी मेन है। ठीक है, और यह ठोस मुलायम और विद्युत के अचालक होते हैं। ठीक, ये नोट कर लीजिएगा। और इसमें अधिकांशतः कमरे के ताप और दाब पर गैस और द्रव होता है। ठीक है, ये ठोस। तो ये हो गए ठोस SO2 सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक है, और ठोस NH3। ठीक है, ठोस अमोनिया। तो इन ठोसों के उदाहरण हैं ध्रुवीय आणविक ठोसों के। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं हाइड्रोजन आबंधित आणविक ठोस, यानी कि जिसमें हाइड्रोजन आबंध होगा ऐसे आणविक ठोस। ठीक है, इनकी बात करते हैं। तो हाइड्रोजन आबंधित आणविक ठोस क्या है? ऐसे ठोसों के अणुओं में हाइड्रोजन, फ्लोरीन और ऑक्सीजन अथवा नाइट्रोजन परमाणुओं के मध्य ध्रुवीय सहसंयोजक बंधे होते हैं, जैसे कि हाइड्रोजन और फ्लोरीन, है ना। और H2 में अगर देखा जाए तो इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की बॉन्डिंग हो रही है ना। ये हाइड्रोजन फ्लोराइड हो गया। इसी तरीके से जो है ये बॉन्ड जो होंगे, इनके बीच जो बॉन्ड बने होंगे इस तरीके से हाइड्रोजन बंध होना चाहिए। ठीक है, हाइड्रोजन बंध पढ़ा होगा आपने 11th क्लास में। ठीक है, 2 प्रकार के होते हैं, तो उसी से रिलेटेड है ये। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है ध्रुवीय सहसंयोजक बंध होते हैं। प्रबल हाइड्रोजन आबंधन ऐसे ठोस अणुओं जैसे H2O को बंधित करने के लिए होते हैं। ठीक है, और ये विद्युत के चालक होते हैं। ठीक है, ये वाले जो आणविक ठोस होते हैं हाइड्रोजन आबंधित विद्युत के चालक होते हैं, और ये सामान्य कमरे के ताप और दाब पर वाष्पशील द्रव होता है और मुलायम ठोस होता है। ठीक है, ये पॉइंट याद कर लीजिएगा। अब उसके बाद आता है सेकंड टाइप, आयनिक ठोस। ठीक है, आणविक ठोस हो गया, अब हम आयनिक ठोस की बात करेंगे। तो अब आयनिक ठोस में क्या है? आयनिक ठोसों के अवयवी कण आयन होता है, नाम से ही स्पष्ट है। ठीक है, आयन होंगे, या धनायन होगा या ऋणायन होगा। और ऐसे ठोसों का निर्माण जो है धनायनों और ऋणायनों के त्रिविमीय विन्यासों के प्रबल स्थिर वैद्युत बलों से बंधने पर होता है। ठीक है, स्थिर वैद्युत बल, ठीक, इनसे ये बंधे होते हैं आयन। ठीक है, तो ये इस तरीके से होता है। ठीक, और दूसरा, गलित अवस्था अथवा जल में घोलने पर आयन गमन के लिए मुक्त हो जाते हैं और ये विद्युत का संचालन करते हैं। ठीक है, ठोस अवस्था में क्या होता है, ये विद्युत रोधी होते हैं। मेन पॉइंट ये भी है, अगर ये ठोस होंगे तो ये इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्टर नहीं होंगे। ठीक है, यानी कि इसमें बिजली का प्रवाह नहीं होगा, विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होगा। और अगर जब ये गल जाएंगे, गलित अवस्था में होंगे, यानी कि जल में इनको घोला जाएगा, तो वहाँ पे क्या होता है, जो आयन होंगे वो गतिमान अवस्था में आ जाएंगे, गति करेंगे, तो वो फ्री टाइप हो जाएंगे वो, है ना। उसके बाद वो जो आयन, जब हम आयन मूवमेंट करेंगे तो इसका मतलब उसमें विद्युत का संचालन होने लग जाएगा। ठीक है, अब हम आते हैं धात्विक ठोस में। आयनिक ठोस नहीं है। ठीक है, धात्विक ठोस में क्या है? धातु में मुक्त इलेक्ट्रॉनों के समुद्र से घिरे और उनके द्वारा संलग्नित धनायनों का व्यवस्थित संग्रह है। ये इलेक्ट्रॉन गतिशील होते हैं, इसको नोट करेंगे। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन क्या होता है? गतिशील होते हैं और क्रिस्टल में सर्वत्र समरूप से विस्तारित होते हैं। ठीक है, तो क्रिस्टल में जो है हर जगह ये फैले हुए होते हैं। ठीक है, और इनके जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो गतिशील होते हैं, यानी कि इलेक्ट्रॉनों का पूरा ये समुद्र होता है। ठीक है, उससे मतलब घिरे हुए होते हैं। ठीक है, धनायनों का एक व्यवस्थित रूप होता है। धातु जो है धनायन मुक्त करते हैं, है ना। मतलब धातुओं में क्या होता है? धनायन होता है, सीधा सा। उसमें इलेक्ट्रॉन जो है गतिशील होता है। ठीक है, अब देखो इसमें देखते हैं प्रत्येक धात्विक परमाणु इस गतिशील इलेक्ट्रॉनों के समुद्र में। ठीक है, तो
एक अथवा अधिक इलेक्ट्रॉनों का योगदान देता है। ये मुक्त और गतिशील इलेक्ट्रॉन धातुओं की उच्च वैद्युत और ऊष्मीय चालकता के लिए उत्तरदायी होते हैं। ठीक है, तो ये उच्च वैद्युत और ऊष्मीय चालकता के लिए उत्तरदायी होते हैं। जो गतिशील इलेक्ट्रॉन धातुओं में होते हैं वो उच्च वैद्युत, है ना, यानी कि बिजली जो कंडक्टिविटी है धातुओं की उसमें वो हाई होती है। ठीक है, और उसमें चालकता भी अधिक होती है। और विद्युत क्षेत्र प्रयुक्त करने पर ये इलेक्ट्रॉन धनायनों के नेटवर्क में सतत प्रवाह करते हैं। ठीक है, धनायनों के नेटवर्क जो होता है उसमें फ्लो करने लग जाता है। ठीक, विद्युत धारा का जब उसमें प्रवाह होता है। आगे बढ़ते हैं इसमें। अब इसमें मेन पॉइंट और भी है। ठीक है, और वो क्या है, धातुओं की जो दूसरी महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं वो क्या है, ये इनकी चमक और रंग है। ठीक है, और ये भी उसमें उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण ही होती है। ठीक है, यानी कि जो धातु हैं वो अत्यधिक आघात वर्धनीय होती हैं और तन्य होती हैं। ठीक है, आघात वर्धनीय मतलब जो आघात को सह सकती है, यानी कि हथौड़े से अगर चोट मारेंगे तो एक पतली प्लेट के रूप में वो ढल सकते हैं। और तन्य क्या होता है, उसको अगर खींचा जाए तो एक पतले वायर तार के रूप में ये कन्वर्ट हो सकता है। ठीक है, तन्यता और आघात वर्धनीयता, ये भी धातुओं का महत्वपूर्ण गुण है। ठीक है, उसके बाद आता है सहसंयोजक अथवा नेटवर्क ठोस, जो कि मैंने पहले भी बताया, नेटवर्क ठोस उसको बोला जाता है। ठीक है, तो सहसंयोजक अथवा नेटवर्क ठोस। तो अब यहाँ पे हम देखते हैं अधात्व क्रिस्टलीय ठोसों की विद्युत विस्तृत अनेक रूपता संपूर्ण क्रिस्टल में निकटवर्ती परमाणुओं के मध्य सहसंयोजक बंधों के बनने के कारण होती है। ठीक है, यानी कि इनमें जो है सहसंयोजक बंध बनते हैं, इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है, विशाल अणु भी कहा जाता है। ठीक है, और सहसंयोजक जो बंध होते हैं वो प्रबल होते हैं और दिशात्मक प्रकृति के होते हैं। ठीक है, यानी कि डायरेक्शनल होते हैं, इस तरीके से एक दिशा की ओर। ठीक है, तो अब यहाँ पे जो है आगे बढ़ते हैं। ठीक, तो और ऐसे जो ठोस होते हैं, ठीक है, वो अत्यंत कठोर होते हैं, अति कठोर और भंगुर होते हैं इनका। अब जब कठोर होंगे तो इनका गलनांक अत्यंत उच्च होगा ही, सीधी सी बात है, ये क्लियर है। ठीक है, और गलन से पूर्व विघटित भी हो सकते हैं, कुछ ऐसे भी होते हैं, है ना। तो अब वैसे ये तो विद्युत का संचालन नहीं करते, विद्युत रोधी होते हैं। ठीक है, जैसे जैसे हीरा है, ठीक है, डायमंड है, ये विद्युत का संचालन नहीं करता, विद्युत रोधी होता है। ठीक है, तो लेकिन जो और सिलिकॉन कार्बाइड, ठीक है, सिलिकॉन कार्बाइड क्या होता है, SI शीट। ठीक है, इस तो सिलिकॉन कार्बाइड ऐसे ठोसों के विशिष्ट उदाहरण हैं। ठीक, यानी ग्रेफाइट भी क्रिस्टलों के इस वर्ग में आता है। ग्रेफाइट, ठीक है, जो पेंसिल के बीच में होता है। ठीक है, लेड जो होता है उसमें, उसमें ग्रेफाइट भी होता है। ठीक है, तो अब ग्रेफाइट भी इस वर्ग में आता है सहसंयोजक ठोसों में। ठीक है, ये अपवाद है, ये इंपॉर्टेंट है, इसमें ये पॉइंट है। ठीक है, ये ध्यान रखना। यद्यपि यह मुलायम और विद्युत का चालक है, ठीक है, वैसे तो ये विद्युत के चालक नहीं होता, लेकिन इसमें जो ग्रेफाइट है वो विद्युत का चालक होता है और मुलायम होता है। ठीक है, अब ऐसा क्यों होता है, क्योंकि इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, सिंपल सी बात है। अब यहाँ पे लिखा हुआ भी है, ठीक है, मुक्त इलेक्ट्रॉन ग्रेफाइट को विद्युत का उत्तम चालक बनाते हैं। ठीक है, और इसमें परतें होती हैं, विभिन्न परतें एक दूसरे पर सरक सकती हैं। ठीक है, यह ग्रेफाइट को मुलायम ठोस और उत्तम ठोस चिकनाई बनाते हैं। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है। और इसमें क्या है, इसमें पिक्चर होंगे इनके, क्रिस्टल डायग्राम, ठीक है, क्रिस्टल संरचना। तो ये दोनों संरचनाएं अपनी अपनी नोटबुक में बनाएंगे सारे स्टूडेंट। ठीक है, बोर्ड के एग्जाम में ये दोनों बहुत महत्वपूर्ण हैं। इसमें जो है बंद की जो लंबाई है 154 होती है हीरे के नेटवर्क में। ठीक है, जबकि ग्रेफाइट में अलग अलग तरीके से होते हैं। एक यहाँ पे इस तरीके से होती है 144.5 पिकोमीटर, और जो लेंथ होती है वो होती है
340 पिकोमीटर। ये याद रखना है आपको, ठीक है, ये याद जरूर करिएगा। अब यहाँ पे विभिन्न प्रकार के ठोस और उनके एग्जाम्पल देखते हैं, ठीक है। जितने ठोस 4 प्रकार के हमने पढ़े, ठीक है, उनके एग्जाम्पल देखते हैं। अब देखिए यहाँ पे हमने पढ़ा सबसे पहले आणविक ठोस, ठीक है, अध्रुवीय आणविक ठोस पढ़ा था, ध्रुवीय पढ़ा था, और हाइड्रोजन आवंटित आणविक ठोस पढ़ा था, ठीक है। तो अध्रुवीय आणविक ठोस में जो अवयवीकरण होता है वह अणु होता है, सिंपल सी बात है, ठीक है। उसमें परिक्षेपण अथवा लंदन बल होता है, ठीक है। और एग्जाम्पल इसका क्या है, आर्गन, CCl4, कार्बन टेट्राक्लोराइड यानी कि, है ना, और उसके बाद H2I2 और कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये अध्रुवीय आणविक ठोस है, ठीक है। और इनकी भौतिक प्रवृत्ति कैसी होती है, मुलायम होती है, विद्युत चालकता है, विद्युत रोधी होता है, ठीक है। इनका गलनांक अत्यधिक निम्न होता है, ठीक है। तो बाद ध्रुवीय आणविक ठोस की बात करते हैं, तो इसमें भी अवयवीकरण, अब तीनों में अवयवीकरण अणु होंगे क्योंकि ये आणविक ठोस है, अणु है इसमें, ठीक है। और इसमें द्विध्रुव द्विध्रुव अन्योन्य क्रिया होती है, ठीक है, डाइपोल टाइप डाइपोल, ठीक है। तो HCl, हाइड्रोजन क्लोराइड, और सल्फर डाइऑक्साइड, ये दोनों इसके एग्जाम्पल हैं ध्रुवीय आणविक ठोस के। बाकी चीज़ें उतनी इम्पोर्टेंट नहीं है इसमें, ये मेन मेन पॉइंट में बता देता हूँ। यहाँ पे एग्जाम्पल की हम बात कर लेते हैं, एग्जाम्पल सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। हाइड्रोजन आवंटित आणविक ठोस का एक एग्जाम्पल है H2O, ठीक है, ये देख लेते हैं। आयनिक ठोस में जो है यौगिकण डेफिनेटली आयन होंगे ही, है ना। और इनके एग्जाम्पल क्या है, NaCl, MgO, ZnS एंड CaF2, ठीक है। सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, जिंक सल्फाइड, कैल्शियम फ्लोराइड, ये 4 इसके एग्जाम्पल हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, धात्विक ठोस। धात्विक ठोस में देखते हैं धात्विक आबंध होंगे, है ना। तो आयरन, कॉपर, सिल्वर और मैग्नीशियम, ये 4 इसके एग्जाम्पल हैं। क्षय संयोजक अथवा नेटवर्क ठोस में देख लेते हैं, ठीक है। इसमें जो है परमाणु होते हैं अवयविक हैं, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। और यहाँ धात्विक ठोस में विस्थानीकृत इलेक्ट्रॉनों के समुद्र में धन आयन, ठीक है। इलेक्ट्रॉनों के समुद्र में क्या होंगे, धन आयन होते हैं इसमें, ये सब मैं बता चुका हूँ पहले ही। और उसके बाद जो क्षय संयोजक अथवा नेटवर्क ठोस होता है उसमें क्षय संयोजक आबंध होता है, ठीक है। इसमें एग्जाम्पल SiO2 यानी कि क्वार्ट्ज, ठीक है। सिलिकॉन डाइऑक्साइड, सिलिकॉन कार्बाइड, सिलिकॉन कार्बाइड का फॉर्मूला भी देख लीजिएगा, SiC लिखा हुआ है यहाँ पे। और हीरा, हीरा भी कार्बन का अपर रूप है, ठीक है, इसलिए C का फॉर्मूला है, ठीक है, AIN। और यहाँ पे C ग्रेफाइट, ग्रेफाइट का भी यही फार्मूला होता है, ठीक है, कार्बन होता है, ठीक। और ये क्या है, जो ये दोनों क्वार्ट्ज और डायमंड और सिलिकॉन कार्बाइड ये विद्युत रोधी हैं, लेकिन जो ग्रेफाइट है वो चालक है, ये अपवाद है, ये मैं पहले बता चुका हूँ, ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन आप अपने तरीके से कीजिएगा, ये होमवर्क के लिए है, ठीक है। तो ये कॉपी में ज़रूर कीजिएगा। कोई दिक्कत आई इससे संबंधित तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकता है, मैं हेल्प कर दूंगा, ठीक है। अब अगला नया टॉपिक है क्रिस्टल जालक और एकक कोष्ठिका, ठीक। तो इसमें हम देखते हैं क्रिस्टल जालक क्या होता है, फिर हम देखेंगे कि एकक कोष्ठिका क्या होती है। पहले मैं इसको क्लियर कर देता हूँ, समझा देता हूँ कि क्या होता है क्रिस्टल जालक और क्या होती है एकक कोष्ठिका। अब जैसे कि हम क्यूब की बात करते हैं, क्यूब की बात जब हम करते हैं तो इसमें क्या है, जैसे मैंने ये क्यूब बनाया, एक बॉक्स टाइप बनाया, ठीक है, इस तरीके से ये है, ठीक है। अब इसमें इसके मैंने पार्ट कर दिए, जैसे मैंने एक छोटा सा एक क्यूब और बनाया इस तरीके से, ये क्यूब बनाया। अब इन क्यूब को अगर हम पुनरावृत्त करते हैं अलग अलग दिशा में, ठीक है,
मतलब ऐसे ही एक ट्यूब यहाँ पे भी लगा देते हैं, एक ट्यूब यहाँ लगा देते हैं, एक ट्यूब यहाँ लगा देते हैं। अब ये चारों तरफ हम ट्यूब लगा करके एक बड़ा बॉक्स बना देते हैं इस तरीके से, है ना। इस तरीके से हम बड़ा बॉक्स बना देते हैं। तो हम क्या पाएंगे कि इसमें इस तरीके से ट्यूब लगे हुए होंगे ना। ये जो है, ये जैसे पार्ट है, ट्यूब का पार्ट होगा, है ना। इस तरीके से ये लगा हुआ होगा। तो ये चीज़ हमने ध्यान रखनी है, ठीक है। अब देखो ये पूरा जो जाल बना हुआ है, ठीक है, और यहाँ एक पार्ट है। इस एक पार्ट को तो बोलता है एकक कोष्ठिका, ठीक है, इस एक पार्ट को। और इस एक पार्ट से जो ये पूरा जो बड़ा पार्ट बन रहा है, इसको बोलता है क्रिस्टल जालक। एक छोटी सी चीज आपके समझ में आ गई होगी कि एकक कोष्ठिका और क्रिस्टल जालक है क्या। अब आते हैं हम डेफिनेशन पे इसकी, ठीक है, इनकी परिभाषा में। ठीक है, तो हम पहले बात करेंगे क्रिस्टल जालक की, यानी कि बड़े वाले बॉक्स की, ठीक है। अब ये क्रिस्टल जालक है, इसको हम बोलेंगे क्रिस्टल जालक। ये क्रिस्टल बनाने की कोशिश कीजिएगा अपने कॉपी में, ठीक है, कैसे बनाएंगे, प्रैक्टिस कीजिएगा इसकी, ये बहुत ज़रूरी है। तो क्रिस्टल जालक, क्रिस्टल जालक की बात करता हूँ। क्रिस्टल जालक क्या होता है? क्रिस्टल जालक, इसमें देखते हैं यहाँ पे क्या लिखा है, ठीक है। अब ये सिर्फ ढांचे की बात कर रहा है, यहाँ पे ढांचे के बारे में बताया गया है, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ बनाया गया है, देख लेते हैं। ये तो है अभिलक्षण, यहाँ पे क्रिस्टल भी बना हुआ है, मैं क्रिस्टल का पिक्चर दिखाता हूँ आपको। ये बना हुआ है, ठीक है, उसको देख सकते हैं आप, ये पिक्चर देख सकते हैं, ये बना हुआ है ना। ये पूरा तो है क्रिस्टल, इसमें एक छोटा सा बॉक्स जो है, इसी तरीके के और भी अन्य भी बॉक्स हैं यहाँ पे, ये रिपीटेड है ना। तो जो ये पूरा छोटा वाला बॉक्स है, ये तो एकक कोष्ठिका हो गया, और ये पूरा जो है ये क्रिस्टल जालक है, ठीक है। अब जो है हम क्या कर सकते हैं, क्रिस्टल जालक हेडिंग लिख सकते हैं, इसमें डेफिनेशन लिखेंगे कि एकक कोष्ठिका को विभिन्न दिशाओं में पुनरावर्तित करने पर एक पूर्ण जालक बनता है, जिसे हम क्रिस्टल जालक कहते हैं, ठीक है। क्लियर हो गई बात। एकक कोष्ठिका को, ठीक है, विभिन्न दिशाओं में पुनरावर्तित करने पर, विभिन्न दिशाओं में, इनको बार बार रख रहा है ना, बार बार रखना है, पुनरावर्तित करने पर एक पूर्ण जालक की उत्पत्ति होती है, जिसे हम क्रिस्टल जालक कहते हैं, ठीक है। अच्छा, अब हम एकक कोष्ठिका की बात करते हैं। एकक कोष्ठिका की क्या डेफिनेशन होगी? एकक कोष्ठिका की डेफिनेशन होगी, क्रिस्टल जालक का वह लघुत्तम भाग जिसे विभिन्न दिशाओं में पुनरावृत्त करने पर एक पूर्ण जालक की उत्पत्ति होती है, एक कोष्ठिका कहलाती है, ठीक है। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, क्रिस्टल जालक का वह लघुत्तम भाग, ये क्रिस्टल जालक है, इसका छोटा सा भाग, ठीक है। क्रिस्टल जालक का वह लघुत्तम भाग जिसे विभिन्न दिशाओं में पुनरावृत्त करने पर एक पूर्ण जालक की उत्पत्ति होती है, यानी कि पूरा जालक बनता है, ठीक है। तो उसे हम क्या बोलते हैं? एकक कोष्ठिका बोलते हैं, ठीक है। क्रिस्टल जालक का वह लघुत्तम भाग जिसे विभिन्न दिशाओं में पुनरावृत्त करने पर एक पूर्ण जालक की उत्पत्ति होती है, एकक कोष्ठिका कहलाती है। इस तरीके से डेफिनेशन लिख सकते हैं। तो अब हम थोड़ा पीछे जाएंगे, ठीक है, वहाँ से हम आगे बढ़े थे। अब जो इम्पोर्टेंट चीज़ें होंगी वो वही चीज़ मैं ज़्यादा यहाँ पे एक्सप्लेन करूँगा, क्योंकि कोर्स बहुत ज़्यादा है और इसको कंप्लीट होने में वरना बहुत सारा टाइम लग जाएगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे महत्वपूर्ण चीज़ें ही डिस्कस करेंगे जो एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो यहाँ पे देख लेते हैं, सबसे पहला अब हेडिंग लिखेंगे क्रिस्टल जालक के अभिलक्षण, ठीक है, क्रिस्टल जालक के अभिलक्षण। तो इसमें पहला अभिलक्षण क्या है? जालक में प्रत्येक बिंदु जालक बिंदु अथवा जालक स्थल कहलाता है। अब देखो इसका क्या मतलब है। मैंने जो है एक जालक को बनाया, जैसे कि ये बनाया, लाइन टेढ़ी हो गई, ये जालक बनाया मैंने। इस जालक में यहाँ पे बिंदु होंगे,
कोने में, 8 कोने होते हैं इसमें, 4 कोने ऊपर हैं और 4 कोने नीचे हैं। इनको हम बोलते हैं जालक बिंदु या फिर जालक स्थल। ठीक है। और ये जो बिंदु है ये एक अवयवी कण को निरूपित करता है। परमाणु भी हो सकता है, अणु भी हो सकता है और आयन भी हो सकता है। ठीक है। और जालक बिंदु जो ये जालक बिंदु है, इनको जो है ये सीधी रेखाओं से जोड़ा जाता है। ठीक है। और जिससे जालक की ज्यामिति व्यक्त की जा सके। ठीक हो गया। तो अब यहाँ पे देख लेता हूँ तीनों पॉइंट, तीनों अभिलक्षण देख लेते हैं। तो पहला है जालक में प्रत्येक बिंदु जालक बिंदु अथवा जालक स्थल कहलाता है। अब क्लियर हो गया होगा। दूसरा है क्रिस्टल जालक का प्रत्येक बिंदु एक अवयवी कण को निरूपित करता है, जो कि क्या हो सकता है? अवयवी कण का मतलब परमाणु भी हो सकता है, अणु भी हो सकता है और आयन भी हो सकता है। ठीक है। तो ये जहाँ पे लिखा हुआ है इसको नोट करना हूबहू इसी तरीके से। तीसरा है जालक बिंदुओं को सीधी रेखाओं से जोड़ा जाता है, जिससे जालक की ज्यामिति व्यक्त की जा सके। ठीक हो गया। तो क्लियर है। अब देखो यहाँ पे लिखा हुआ भी है, क्रिस्टल को पूर्ण परिभाषित करने के लिए त्रिविम जालक का केवल छोटा सा भाग आवश्यक होता है और इस छोटे से भाग को एकक कोष्ठिका कहते हैं। ठीक है। तो ये सब चीज़ें मैं बता चुका हूँ। ठीक है, ये एक्सप्लेन कर दिया मैंने। आई होप कि ये सब समझ में आ रहा होगा आप सबको। उसके बाद हम यहाँ पे जो है, ये क्लास का टाइम काफ़ी लंबा होता जा रहा है, तो हम इसको आगे अगली क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है। तो अभिलक्षण पढ़ेंगे हम यहाँ पे, क्रिस्टल तंत्र का अभिलक्षण पढ़ेंगे। ठीक है, एक एक कोष्ठिका पे। तो अब यहाँ पे आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर आपको जो वीडियो पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें और इसको ज़रूरतमंद तक शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।